इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। सभी किसान भाइयों को, बहनों को रजनीश भैया और पीयूष भैया की राम राम। किसान भाइयों, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज की किसान वाणी की चौपाल में। बिल्कुल। और किसान भाइयों, अभी तो बारिश एक दो दिन से रुकी हुई, क्यों? बिल्कुल भैया, लेकिन रजनीश भैया, मौसम विभाग की माने तो अभी आगामी दिनों में मध्यम से भारी बारिश होने के अनुमान है। हाँ। इसलिए सभी किसान भाई से हम ये उम्मीद करते हैं और ये बताना चाहते हैं कि अगेती मटर और आलू की जो बुआई है वो भी मौसम साफ होने तक ना करें। बिल्कुल, मौसम साफ हो जाए तब करें। बिल्कुल। और किसान भाइयों, जल निकासी की व्यवस्था भी भैया अपने खेतों में आप अच्छी बना के रखें, सुचारू रूप से करके रखें, ताकि खेत में जल भराव की जो स्थिति है उसका सामना हमें ना करना पड़े। बिल्कुल भैया। और किसान भाइयों, आज हम धान की रोपाई के बाद एकीकृत कीट प्रबंधन पर आज की बात करेंगे। बिल्कुल पीयूष भैया, चर्चा भी होगी। हाँ, और भैया चर्चा का हमारी आज का जो विषय है वो होगा घर के पास सफाई रखें, घर के आसपास हम सफाई। बिल्कुल। और रजनीश भैया, आज है गुरुवार। बिल्कुल। तो आज लोकरंजनी क्रम होगा हमारा, और उसके अंतर्गत जो हमारे किसान भाई हमें फरमाइशी पत्र भेजते हैं, हम उनकी फरमाइशों को पूरा करवाएंगे और इसके साथ साथ मेहमान क्रम के अंतर्गत आपको सुनवाएंगे ग्राम बीजे पानी, तहसील छिंदवाड़ा के युवा कृषक रघुवीर उइके से उनकी खेती बाड़ी से अनुभव पर उनकी चर्चा भी उनको सुनवाएंगे। बिल्कुल, अपने किसान भाइयों को सुनवाएंगे। और पीयूष भैया, लोकरंजनी की जैसे आपने भी बात की थी, हाँ। तो पहला पत्र मेरे हाथ में आ गया है। हाँ भैया। ये हमें भैया लिख भेजा है कार्यक्रम लोकरंजनी के लिए। और ये लिखा है हमें पोस्ट परसोली, मुकाम बमनी लाला से सतीश रघुवंशी, राज रघुवंशी, शिवम रघुवंशी, विनोद रघुवंशी, अजय वर्मा, शिवराम चौरे, सत्यम साहू, रामकृष्ण और वीरपाल यादव के साथ सखा राम साहू और उनके साथियों ने। भैया एक पत्र और है भैया। हाँ भैया, ये पत्र हमें चौखड़ा से प्राप्त हुआ है। हाँ। ये लिखने वाले हैं कमलेश पटेल, नीलेश, खुशहाली, अशोक पटेल और दशरथ रघुवंशी, झापू तिरगाम, सरचू प्रतेती, प्रदीप हारगोड़े और अशोक पटेल के साथ यह है आसू कोलारे। बिल्कुल भैया। तो भैया क्या सुनवा रहे हैं फिर इनकी फरमाइश पर? भैया, ये सभी सुनना चाहते हैं एक मधुर सा भजन। चलिए अभी सुनते हैं। तो चलिए हम इनको मालती सेन की आवाज में एक प्यारा सा भजन सुनवाते हैं। बिल्कुल भैया। यशोदा के अंगना में बजत बधाई के सुनो मोरे भाई। यशोदा के अंगना में बजत बधाई के सुनो मोरे भाई। तेसु के रंग में लाल भाई नगरी, तेसु के रंग में लाल भाई नगरी, लाल रंग जमुना की धारा बहाई के सुनो मोरे भाई। लाल रंग जमुना की धारा बहाई के सुनो मोरे भाई। उड़त अबीर सूरज भयो धीमो, उड़त अबीर
आकाशवाणी छिंदवाड़ा से लीजिए सुनिए स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह का जिले वासियों से अनुरोध। जैसा कि आपको सभी को पता है, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश शासन की ओर से स्वच्छता ही सेवा है पखवाड़ा 17 सितंबर से मनाया जाना है। मैं आपके माध्यम से सभी छिंदवाड़ा जिले के निवासियों से अनुरोध करूंगा कि आप इस पखवाड़े में स्वच्छता के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दे करके इसमें भागीदारी सुनिश्चित करें। सभी जनप्रतिनिधि, सभी पत्रकार बंधु, सभी आम जनता के लोग, ताकि आप स्वच्छता के प्रति और बाकी लोगों को जागरूक कर सकें। जैसा कि आपको पता है, जहाँ साफ सफाई होती है वहाँ ही लक्ष्मी का वास होता है। तो जितना ज़्यादा आप साफ सफाई अपने आसपास रखेंगे, आपके स्वास्थ्य पर भी उतना अच्छा प्रभाव होगा। अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा काम कर पाएंगे। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का वास होता है। तो जब आपका मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा तो आप अच्छे काम कर पाएंगे और जिले के विकास में योगदान कर पाएंगे। मैं पुनः आप सबसे यही अनुरोध करूंगा कि स्वच्छता ही सेवा सप्ताह में आप बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेकर के छिंदवाड़ा जिले को सबसे आगे इस काम में रखेंगे, ऐसा मेरी अपेक्षा आप सभी से। धन्यवाद। अभी आप सुन रहे थे स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। इस संबंध में जिला कलेक्टर श्री शीलेंद्र सिंह का जिले वासियों से ये अनुरोध। श्रोताओं, कार्यक्रम के इस भाग के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग। रजनीश भैया, हाँ पीयूष भैया, अब समय हो गया हमारी आज की बात का, और आज की बात में हम अपने किसान भाइयों से बात करने जा रहे हैं धान की रोपाई के बाद एकीकृत कीट प्रबंधन पर। बिल्कुल किसान भाइयों, एकीकृत कीट प्रबंधन, जिसे हम IPM भी कहते हैं, कीट नियंत्रण के लिए ये एक व्यापक दृष्टिकोण है जो पर्यावरण पर न्यूनतम प्रभाव के साथ स्वस्थ फसलों उगाने से लेकर विभिन्न प्रबंधन रणनीतियों और प्रथाओं को जोड़ता है। बिल्कुल सही कहा पीयूष भी आपने। और धान की खेती की जैसे आप बात कर रहे हैं, हाँ भैया, धान की खेती के लिए विशेष रूप से रोपाई के बाद IPM टिकाऊ उत्पादन सुनिश्चित करने हाँ, और रासायनिक कीटनाशकों पर निर्भरता को कम करने में जरूरी भूमिका निभाता है। हाँ भैया, ये लेख रोपाई के बाद धान के लिए IPM के सिद्धांतों, रणनीतियों और लाभों पर प्रकाश डालता है, जो आज हम अपने किसानों से बात कर रहे हैं। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, एकीकृत कीट प्रबंधन का परिचय की हम बात करें तो एकीकृत प्रबंधन, जिसे हम IPM भी कहते हैं, कीट नियंत्रण के लिए एक पारिस्थितिक दृष्टिकोण है जो आर्थिक और पर्यावरणीय रूप से टिकाऊ तरीके से कीट आबादी का प्रबंधन करने के लिए कई रणनीतियों को एकीकृत करता है, मतलब एक साथ जोड़ता है। ये मानव स्वास्थ्य और पर्यावरण की रक्षा करते हुए कीट क्षति को कम करने के लिए जैविक, सांस्कृतिक, भौतिक और रासायनिक उपकरणों के जो उपयोग है उस पर जोर देता है। बिल्कुल भैया। धान की खेती में IPM का लक्ष्य कीटों के दबाव को कम करना, फसल के लचीलेपन को बढ़ाना और खासकर रोपाई के बाद की संवेदनशील अवधि के दौरान इस पर केंद्रित है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, धान की खेती में IPM के महत्व की हम बात करें तो धान के खेत कीटों, बीमारियों और खरपतवार सहित विभिन्न प्रकार के कीटों के प्रति संवेदनशील होते हैं जो उपज और गुणवत्ता पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। बिल्कुल, रोपाई के बाद की अवधि विशेष रूप से महत्वपूर्ण होती है पीयूष भैया, हाँ, क्योंकि धान के युवा पौधे कीटों के हमले के लिए इस समय ज्यादा संवेदनशील होते हैं। हाँ, धान की खेती में IPM लागू करने से हमें कई लाभ मिलते हैं। हाँ, जैसे एक तो इससे पर्यावरण संरक्षण होता है, बिल्कुल, आर्थिक दक्षता में सुधार होता है, हाँ, और मानव स्वास्थ्य भी बना रहता है। बिल्कुल भैया, ये तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण बिल्कुल। है। किसान भाइयों, धान की रोपाई के बाद IPM के प्रमुख घटक की हम बात करें तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं निगरानी और पहचान के बारे में। तो इससे प्रभावी IPM की शुरुआत नियमित निगरानी और कीट प्रजातियों की सटीक पहचान से होती है। बिल्कुल। इसकी हम सांस्कृतिक प्रथाएं के बारे में बात करें तो सांस्कृतिक प्रथाओं में कीटों की घटनाओं को कम करने के लिए कृषि तकनीकों को संशोधित करना शामिल है। बिल्कुल। और धान के लिए कुछ प्रमुख सांस्कृतिक प्रथाओं में शामिल है फसल चक्र, खेत की स्वच्छता और जल प्रबंधन, और इसके साथ साथ जैविक नियंत्रण, रासायनिक नियंत्रण, चयनात्मक कीटनाशक और सुरक्षित अनुप्रयोग। और विशिष्ट धान कीटों के लिए IPM के कार्यान्वयन पर हम थोड़ी बात कर लेते हैं। बिल्कुल भैया। इसमें सबसे पहले आता है धान का तना छेदक। हाँ, धान के खेतों में धान का तना छेदक सबसे विनाशकारी कीटों में से एक है। हाँ भैया। और इसकी निगरानी भी हम ऐसे कर सकते हैं कि वयस्क कीट आबादी की निगरानी करने और हस्तक्षेप हेतु
इष्टतम समय निर्धारित करने हेतु हम फोरमेन जो ट्रैप होता है हमारा, फेरोमोन ट्रैप, उसका हम उपयोग कर सकते हैं। रासायनिक नियंत्रण भी का विकल्प अगर हमारे पास, अगर हम इसके आजमाना चाहते हैं तो निगरानी डेटा और कीट सीमा के आधार पर कीटनाशकों को चुनिंदा रूप से हमें लागू करना होता है। बिल्कुल। और भैया हम बात कर रहे थे इसके विशेष धानों कीटों में IPM के बारे में, तो इसमें दूसरे नंबर पे आता है भूरा तानक छेदक। भूरा तानक छेदक सीधे भोजन और वायरल रोगों के संचरण के माध्यम से महत्वपूर्ण नुकसान पहुंचा सकते हैं, और BPH के लिए IPM रणनीतियों में शामिल है ये। इसकी हम निगरानी की बात करें तो BPH आबादी की निगरानी के लिए प्रकाश जाल और फील्ड स्काउटिंग का उपयोग हम कर सकते हैं। और रासायनिक नियंत्रण की हम बात करें तो इसके प्रतिरोध विकास को रोकने के लिए चयनात्मक जो कीटनाशक रहते हैं उसका उपयोग करें और बार बार इसके उपयोग से बचें। और भी धान ब्लास्ट रोग की बात करें तो मैग्नापोर ORG कवक के कारण होने वाला राइस ब्लास्ट धान के खेतों की एक खास बीमारी है। धान ब्लास्ट के लिए IPM रणनीतियों में शामिल है। बिल्कुल। और प्रतिरोधी किस्में हम अपना सकते हैं इसके नियंत्रण के लिए। जैसे ब्लास्ट प्रतिरोधी चावल किस्मों का रोपण एक प्रभावक निवारक उपाय है। रासायनिक नियंत्रण की बात करें तो कवकनाशी को विवेकपूर्ण ढंग से हम लागू करें। जो भी कवकनाशी डाल रहे हैं, प्रतिरोधों को रोकने के लिए विभिन्न तरीकों के बीच इसको घुमाना है। बिल्कुल भैया। किसान भाइयों, अनुसंधान और विकास की हम बात करें तो IPM को आगे बढ़ाने के लिए कीट, जीव विज्ञान, प्राकृतिक दुश्मनों और टिकाऊ नियंत्रण विधियों पर निरंतर शोध महत्वपूर्ण है। बिल्कुल। और तकनीकी नवाचार के हम बारे में बात करें तो रिमोट सेंसिंग, ड्रोन और सटीक कृषि जैसे कि उन्नत तकनीकों को एकीकृत करने से, मतलब एक साथ करने से कीट निगरानी भी होगी और इससे नियंत्रण को बढ़ाया भी जा सकता है। एकीकृत कीट प्रबंधन एक समग्र दृष्टिकोण है किसान भाइयों, जो रोपाई के बाद धान के खेतों में कीटों के प्रबंधन के लिए स्थायी समाधान प्रदान करता है। बिल्कुल। सांस्कृतिक प्रथाओं, जैविक नियंत्रण, यांत्रिक तरीकों और चयनात्मक रासायनिक उपयोग के संयोजन से IPM पर्यावरण की रक्षा करने में, फसल स्वास्थ्य में सुधार में और आर्थिक व्यवहार सुनिश्चित करने में मदद करता है। दीर्घकालिक कृषि स्थिरता और खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए धान की खेती में IPM को अपनाना बहुत ज़रूरी है। ये आज के समय की ज़रूरत है। बिल्कुल भैया, बहुत ही अच्छी बात बताया आपने। और रनीश भैया, अब हम अपनी आज की बात को यहीं विराम देते हैं, जिसमें आपने अपने किसान भाइयों को बताया कि धान की रोपाई के बाद एकीकृत कीट प्रबंधन कैसे किया जाता है। और अब भैया कुछ महत्वपूर्ण संदेश हमें अपने किसान भाइयों को सुनवाना चाहिए, तो चलिए सुनवा लेते हैं भैया। किसानों की आमदनी में वृद्धि और उनके जीवन में खुशहाली, यही है संकल्प जिसे साकार करने के लिए मिशन मोड में कार्य कर रही है भारत सरकार। इसी दिशा में एक ठोस कदम है ई समृद्धि पोर्टल, जिसे नेफेड ने बनाया है। इस पोर्टल का उद्देश्य पंजीकृत किसानों के लिए फसल की खरीद और पैसे के भुगतान की संपूर्ण प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाना है। पोर्टल पर पंजीकरण की प्रक्रिया बेहद आसान है। किसान अपने मोबाइल या कंप्यूटर से ई समृद्धि वेबसाइट या ऐप पर जाकर पंजीकरण कर सकते हैं। पैक्स और FPO के माध्यम से भी पंजीकरण किया जा सकता है। ई समृद्धि पोर्टल पर फार्मर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और अपने विवरण और आधार नंबर के साथ पोर्टल पर रजिस्टर करें। ये QR कोड स्कैन करके भी किसान अपना पंजीकरण कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन के उपरांत किसान अपनी उपज को MSP पर नेफेड के माध्यम से बेच सकते हैं, और यदि बाजार मूल्य अधिक है तो बाजार में भी बेच सकते हैं। यानी तूर, मसूर और उड़द की MSP पर खरीदी की 100% गारंटी देता है नेफेड। नेफेड द्वारा पैसे का भुगतान नेफेड अकाउंट से सीधा किसान के खाते में किया जाता है। इस प्रक्रिया में नेफेड और किसान के बीच कोई अन्य मध्य एजेंसी नहीं होती है। किसान इस पोर्टल के माध्यम से सरकार द्वारा किसानों के लिए चलाई जा रही कई योजनाओं का लाभ ले सकते हैं। नेफेड से पंजीकृत किसानों को मिलता है फसल के सही दाम पर बिक्री का भरोसा। अगर आप किसान हैं तो आप भी ई समृद्धि पोर्टल का लाभ ले सकते हैं। पंजीकरण कराओ, फसल का उचित मूल्य पाओ। कृपया दिए गए QR कोड को स्कैन करके पंजीकरण कराएं।
माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने चंद्रयान 3 मिशन की अद्वितीय सफलता के उपलक्ष्य में 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया है। भारत 23 अगस्त 2024 को अपना पहला राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने जा रहा है। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय अपने विभिन्न कार्यों के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का सक्रिय रूप से उपयोग कर रहा है, जैसे कि क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग, बाढ़ और सूखा मूल्यांकन इत्यादि। इसी दिशा में आगे बढ़ते हुए मंत्रालय ने एक जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम विकसित किया है, जिसका उद्घाटन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के अवसर पर किया जा रहा है। कृषि डीएसएस एक अनूठा जियो स्पेशल प्लेटफॉर्म है, जिसे भारतीय कृषि के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है। इसके माध्यम से व्यापक डेटा मिलता है, जैसे कि सैटेलाइट चित्र, मौसम की जानकारी, जलाशयों की भंडारण स्थिति, भूजल स्तर और मृदा स्वास्थ्य जानकारी, जिसे किसी भी समय और कहीं से भी आसानी से प्राप्त किया जा सकेगा। कृषि डीएसएस में व्यापक कृषि प्रबंधन को सपोर्ट करने के लिए डिजाइन किए गए कई एडवांस्ड मॉड्यूल्स शामिल हैं। खेतों के विशाल विस्तार से लेकर मिट्टी के सबसे छोटे कण तक कृषि डीएसएस में सब कुछ कवर किया गया है। क्रॉप मैपिंग और मॉनिटरिंग के साथ हम ये जान पाएंगे कि कहां पर कौन सी फसल उग रही है। ये विभिन्न वर्षों में पार्सल लेवल क्रॉप मैप्स का विश्लेषण करके फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगा। ये जानकारी क्रॉप रोटेशन प्रैक्टिसेस को समझने में सहायक होगी और विविध फसलों की खेती को प्रोत्साहित करके सतत कृषि को बढ़ावा देगी। ड्राउट मॉनिटरिंग से सूखे की स्थिति को पहले से जानने में मदद मिलेगी। ये मिट्टी की नमी, जल भंडारण, फसल की स्थिति, सूखे की अवधि आदि जैसे विभिन्न संकेतकों पर लगभग रियल टाइम जानकारी प्रदान करेगी। वहीं क्रॉप वेदर वॉच से पता चलेगा कि मौसम फसलों को कैसे प्रभावित करेगा। इसके साथ साथ ये फसल की कटाई की स्थिति, फसल अवशेषों को जलाने की स्थिति की जानकारी प्रदान करेगा। फील्ड पार्सल सेगमेंटेशन की मदद से सटीक फील्ड पार्सल यूनिट्स बनाएगी, जो प्रत्येक पार्सल की विशिष्ट आवश्यकताओं को समझने और लक्षित हस्तक्षेपों के लिए फसल पैटर्न को समझने में मदद करेगी। पिक्टोरियल एनालिटिक्स के साथ बस एक तस्वीर के माध्यम से कृषि डीएसएस फसल की पहचान कर लेगा। वन नेशन वन सॉइल इंफॉर्मेशन सिस्टम आपको व्यापक सॉइल डेटा प्रदान करेगा, जैसे कि मिट्टी का प्रकार, मिट्टी का पीएच, मिट्टी की सेहत आदि। सॉइल डेटा फसलों की उपयुक्तता और भूमि की क्षमता का आकलन करने में मदद करेगा, साथ ही मिट्टी और जल संरक्षण उपायों को लागू करने में भी सहायक होगा। कृषि डीएसएस का ग्राउंड ट्रूथ डेटा लाइब्रेरी शोधकर्ताओं और उद्योग को विभिन्न फसलों के लिए ग्राउंड ट्रूथ डेटा और स्पेक्ट्रल लाइब्रेरीज जैसे आवश्यक संसाधन प्रदान करके नवाचार को बढ़ावा देगा। फ्लड इम्पैक्ट असेसमेंट से लेकर क्रॉप इंश्योरेंस सॉल्यूशंस और कई अन्य पहलुओं तक कृषि डीएसएस एक समग्र समाधान पेश करेगा, जो हमारे किसानों को सशक्त बनाने, हमारी नीतियों का प्रसार करने और हमारे देश के हित में होगा। कृषि डिसीजन सपोर्ट सिस्टम डीएसएस पर उपलब्ध विभिन्न डेटा स्रोतों को एकीकृत करके किसान केंद्रित कई समाधान का, जैसे कि किसानों को उचित व्यक्तिगत सलाह और प्रारंभिक आपदा चेतावनी, जैसे कि पेस्ट अटैक, भारी बारिश, ओलावृष्टि आदि की जानकारी दी जाएगी। कृषि डीएसएस सिर्फ एक पोर्टल नहीं है, बल्कि कृषि में इनोवेशन और सस्टेनेबिलिटी को बढ़ावा देने वाला अत्यंत महत्वपूर्ण माध्यम होगा। आइए हम सब मिलकर भारत के लिए एक मजबूत, स्थायी और समृद्ध कृषि व्यवस्था बनाएं। कृषि डीएसएस सशक्त कृषि की ओर कदम बढ़ाएं। श्रोताओं, चलिए अब मेहमान क्रम की ओर चलते हैं। आज के मेहमान क्रम के अंतर्गत ग्राम बीजेपानी, तहसील छिंदवाड़ा के युवा कृषक रघुवीर उइके से उनके खेतीबाड़ी के अनुभव पर आपको चर्चा सुनवाते हैं मेहमान क्रम में। मेहमान क्रम के अंतर्गत हम चर्चा करने जा रहे हैं ग्राम बीजेपानी, तहसील छिंदवाड़ा के कृषक रघुवीर उइके जी से, जिनसे हम उनकी खेतीबाड़ी के अनुभवों को उनसे जानेंगे। तो रघुवीर जी, आपको हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से राम राम। राम राम जी, राम राम। अच्छा, ये बताइए रघुवीर जी, जैसे कि हम आपके खेत में भी देख रहे हैं कि मक्के की फसल अभी लगी हुई है, काफी अच्छी अवस्था में आपका मक्का है, तो ये कितने क्षेत्र में लगाया है आपने मक्का रघुवीर जी? भैया अभी मक्का 5.5-6 एकड़ में लगा है। अच्छा, 5.5-6 एकड़ में आपका मक्का लगा है, और कुल जमीन भी आपकी इतनी है या इससे ज्यादा है? और भैया इसमें 5.5-6 एकड़ है जी जी। और मक्के के अलावा और कौन कौन सी फसलों का उत्पादन लेते हैं आप साल भर में?
साल भर में मूंग की ले लेते हैं सर गर्मी में, अच्छा, और ठंड के समय में गेहूं की फसल लेते हैं। गेहूं की लेते हैं। सब्जियां वगैरह लगाते हैं आप रघुवीर जी? जी भैया, कौन सब्जी कौन सी लगा, सब्जियां लगाते हैं? अभी टमाटर लगा है। अच्छा अच्छा, तो ठीक चल रही है आपकी टमाटर की फसल? हाँ जी, अभी तो बंधाई चालू है भैया अच्छा इसमें, अच्छा, अभी निकली नहीं है, फूल में आ गया है वो। जी भैया इसमें जो पौधा तो बंधन करने वाला है, इसमें तार लगा है, अभी बंधाई चालू है, उसके नीचे जा रहा है, इसलिए ऊपर उसको बांध रहा है रस्सी से। तो टमाटर की फसल का आपको अच्छा उत्पादन मिल जाता है रघुवीर जी? हाँ भैया, टमाटर का अभी पिछली बार भी लगाया था भैया मैंने तो, 8 ग्राम लगा था, जी, तो उसमें डेली का 8 ग्राम का 10 कैरेट 12 कैरेट निकलता था। अच्छा उत्पादन आप टमाटर का लेते हैं, तो कैसे आप इसकी तैयारी करते हैं कि आपको टमाटर का अच्छा उत्पादन मिले रघुवीर जी? भैया उसके लिए गोबर खाद तो सबसे ज्यादा डालता हूँ मैं, जी, और उसके बाद में कीटनाशक के लिए तो मैं ज्यादा कीटनाशक उपयोग नहीं करता, अच्छा अच्छा, उसमें अपने हिसाब से इधर पौधे जैसे नीम वगैरह के पत्ते, इसका छिड़काव करता हूँ उसको घोल बनाकर। अच्छा नीमास्त्र जिसको हम बोलते हैं। जी। जी जी, जैविक उत्पादों के इस्तेमाल पर आपका जोर रहता है। हाँ भैया। अच्छा ये बताइए आप रघुवीर जी, हाँ जी। टमाटर में खाद वगैरह कैसे डालते हैं आप? कौन सी इस्तेमाल करते हैं? उसमें खाद तो गोबर खाद का सबसे महत्व देते हैं भैया, जी जी जी, बाकी कोई खाद नहीं चलाते। अच्छा अच्छा अच्छा। और सिंचाई के लिए आपके पास क्या साधन है? सिंचाई के लिए भैया स्प्रिंकलर है, ड्रिप है, जी, और उसमें मल्चिंग डाल देते हैं, जैसे चारा न हो इसलिए, नींदा के लिए। जी जी जी, मल्चिंग का क्या फायदा मिलता है आपको? मल्चिंग में भैया अपने जैसे निंदाई गोड़ाई से बच जाते हैं, चारा कुछ होता नहीं है, जी, तो परेशानी नहीं होती है उसमें ज्यादा, कि अपने को बार बार नींदना है, नींदा साफ करना है, ये परेशानी नहीं रहती है, जैसे मच्छर माहू भी नहीं लगते ज्यादा, नींदा नहीं रहता तो। जी जी, तो मल्चिंग द्वारा आप टमाटर का उत्पादन लेते हैं, और भी कोई फसलों का उत्पादन आप सब्जी की लेते हैं मल्चिंग से? मल्चिंग में तो अभी टमाटर ही भर लेते हैं भैया, बाकी दूसरी फसल तो हम मल्चिंग में लिए नहीं है। जी 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 जी, तो और भी कोई सब्जियों का उत्पादन लेते हैं आप? मसाला फसल वगैरह कुछ लगाते हैं? हाँ भैया, लहसुन लगाते हैं ना। लहसुन भी लगाते हैं। कई तरह की फसलें अपनी जमीन से लेते हैं आप रघुवीर जी। अभी मक्का कैसा चल रहा है आपका? ठीक चल रहा है? इसमें कोई ऐसा बीमारी वारी देखने को तो नहीं आ रही अभी? भैया इसमें थोड़ा सा हल्का सा एक रोग लग रहा है, जो अपने आप मक्के में सूख रहा है, पेड़ नीचे से सूख के बिल्कुल ऐसा लाल हो जा रहा है। तो क्या उपाय कर रहे हैं फिर उसके लिए आप? आ ही गया है मक्का, तो उसको अब ज्यादा नहीं हो रहा है, तो उसको कोई उपाय नहीं किया है अभी तो, अच्छा अब अच्छा, आने वाले समय में उसका उपाय करना पड़ेगा। जी 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 जी। तो कुल मिलाकर अभी फसल ज्यादा प्रभावित नहीं है आपकी इससे? नहीं भैया, अभी ज्यादा प्रभावित नहीं है, बहुत अच्छी हमारे बात। यहाँ बिल्कुल कहीं नहीं दिख रहा, किधर भी नहीं दिख रहा ज्यादा। जी जी, हल्का सा है मतलब प्रकोप इसका। तो कब तक कट जाएगी आपकी मक्के की फसल रघुवीर जी? भैया दीपावली के कगर कगर कट जाएगी। अच्छा अच्छा, और ये बताइए आप रघुवीर जी कि जब आप खादों का इस्तेमाल करते हैं तो किन बातों का आप ध्यान रखते हैं? भैया हम गोबर खाद का ज्यादा महत्व देते हैं, और केचुआ खाद, जी और इसमें जैसे अभी नाडेप में अभी विशेषज्ञों द्वारा भी सूचना दी गई है, जी तो उसका भी हम सोच रहे हैं कि अब उसका भी प्रयोग करें अब। जी जी, बहुत अच्छी बात है। नाडप खाद का भी इस्तेमाल हमें करना चाहिए अपनी फसलों में। रघुवीर जी ये बताइए कि आप पशुपालन करते हैं रघुवीर जी? हाँ भैया, पशुपालन करते हैं। तो अभी वर्तमान में आपके पास कितने पशु हैं? जी मेरे पास में भैया एक बछड़ा है, 2 गाय हैं, जी 3 भैंस है, जी जी, 8-10 बकरी है सर। यानी पशुओं से उत्पन्न दूध का अच्छा विक्रय रहता होगा आपका? हाँ जी भैया, डेयरी वाला आता है, वो जी लेके जाता है, अच्छा उत्पादन मिलता है, उसका रेट भी अच्छा मिलता है। जी जी ये और पशुओं से जो गोबर प्राप्त होता है, उसका तो खेती में इस्तेमाल करते हैं, खेती के लिए भी पशुओं से फायदा होता है, जी और अपने को भी फायदा मिल रहा है, उससे लाभ जी मिल रहा है। खेती से यदि थोड़ा हानि वगैरह होती है, थोड़ा घाटा जाए, तो पशुओं से जो दूध से है उससे कवर हो जाता है।
रघुवीर जी, अपनी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए बहुत अच्छे अनुभवों को आप हमसे साझा कर रहे हैं। चलते चलते आप हमारे किसान भाइयों से क्या कहना चाहेंगे? भैया मैं किसान भाइयों से ये कहना चाहूंगा, पशुपालन करे जी। और खेती में जैसे जैविक खाद वगैरह अच्छी डाले, ज्यादा कीटनाशक ये वगैरह की जो अपने न डालें जी। तो अच्छा उत्पादन मिलेगा और उर्वरक शक्ति बनी रहेगी जमीन की। शासन प्रशासन से जो योजना आती है उसके लिए किसान भाइयों को जागरूक रहना चाहिए जी। शासन प्रशासन कई प्रकार की योजना चलाता है, खाद बीज के लिए तो सोसाइटी है, अपने आसपास के जो भी केंद्र है उनसे जाकर पता करना चाहिए। दिलचस्पी लेके किसान को खेती करना चाहिए। रघुवीर जी, आपने हमसे इतनी अच्छी बातचीत की, अपनी खेतीबाड़ी से जुड़े हुए अनुभव हमें बताए, आपने हमसे बातचीत की, बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सभी किसान भाइयों की ओर से आपको हमारी राम राम। राम राम भी। तो किसान भाइयों, ये थे हमारे आज के मेहमान रघुवीर उइके जी, जो ग्राम बीजे पानी के युवा और प्रगतिशील किसान हैं। चलिए किसान भाइयों, अब हम आपसे करते हैं आज की चर्चा, जिसका विषय है घर के आसपास साफ सफाई रखें। और किसान भाइयों, आसपास का परिवेश साफ सुथरा रहे, इसके लिए ज़रूरी है कि इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें और घर के आसपास से करें। बिल्कुल सही कहा आपने रनीश भैया। हम अपने आसपास स्वच्छता को बनाए रखें। साफ सफाई रखने से हम कीटाणुओं, बैक्टीरिया और एलर्जी खत्म कर बीमारी से भी खतरे को हम कम कर सकते हैं और अच्छे स्वास्थ्य को जो वातावरण भी अच्छा हम उससे बना सकते हैं। बिल्कुल। अगर हम गांव में रहते हैं तो शहर या किसी शहर की कॉलोनी में रहें या मोहल्ले में रहें तो आसपास की गलियां हैं उनकी साफ सफाई करें, है ना, सड़कों को साफ रखें और नालियों को तो भैया खास करके साफ रखें। बिल्कुल भैया। शौचालय का प्रयोग करें, खुले में गंदगी ना फैलाएं, उसका सुरक्षित निवारण करें। साथ ही स्वयं भी स्वच्छ रहें और नियमित स्नान करें। शरीर की साफ सफाई का ध्यान रखें, दांतों की साफ सफाई का समय समय पर ध्यान रखें और नाखून और बाल भी काटें। बिल्कुल भैया। और साथ ही भैया स्वयं भी हम बीमार नहीं होंगे, संक्रमण से बचाव भी होगा और बीमारियों के कीटाणु नहीं पनपेंगे और प्रदूषण भी कम होगा। हाँ भैया, स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है और ये हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। बिल्कुल। और भैया अपने आसपास की सफाई प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य है। स्वच्छता को हमें अपनी आदतों में अपनाना चाहिए और आसपास कूड़ा करकट नहीं करना चाहिए। बिल्कुल भैया। तो भैया ये थी हमारी आज की चर्चा, घर के आसपास साफ सफाई रख। श्रोताओं, समय हो गया है आप सभी से विदा लेने का। बिल्कुल। तो भैया अपने किसान भाइयों से विदा लेते हैं। हाँ, तो मैं पीयूष जैन, मैं रजनीश भैया, आप सभी से कहते हैं राम राम राम, जय जय जवान, जवान, जय जय किसान। किसान। इस कार्यक्रम के प्रायोजक कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय एवं कृषि सहकारिता एवं किसान कल्याण विभाग।